टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉप 50 एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये रहने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर रहेंगे और भी इम्पॉर्टेंस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चन वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनटू फोर्स कब आया। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1947, 1950, 1950, 1949। देखो 1915 तो है, जनवरी का महीना था, 1950 था, तो डेट क्या थी 26। तो 26 जनवरी जो है हर साल मनाई जाती है। 26 जनवरी हर साल जो मनाई जाती है एज ए रिपब्लिक डे। क्या बनाया जाता है? रिपब्लिक डे, नॉट इंडिपेंडेंट डे। तो इसमें कानून बनाया गया था, तभी हम 26 जनवरी जो है वो मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब किसने बनाया, फादर कौन है, इसके पीछे पूरा जो काम किया वो किसने किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल कितने, ये उस टाइम की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उस टाइम की बात हो रही है। तो 395 कितने थे? 395 आर्टिकल्स उस टाइम थे। लेकिन अब क्या है, आज 2024 में कुल कितने आर्टिकल्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमें हर चीज़ का राइट है, हमें सोने का राइट है, हमें पढ़ने का राइट है, हमें खाने का राइट है, हमें कोर्ट में जाने का राइट है। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट तो कौन सा पार्ट है, यहाँ पे पार्ट की बात हो रही है। तो पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट थर्ड जो है, पार्ट थर्ड के अंदर आता है कि आप डील कर सकते हैं विद फंडामेंटल राइट। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ग्रांटेड किए गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल जो हैं 6 हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, थोड़ा बहुत हम इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे। पहली बात है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ये पढ़ना भी चाहिए। तो 6 फंडामेंटल जो राइट हैं इसमें पहला जो आता है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आता है राइट टू इक्वलिटी। क्या आता है बच्चों? राइट टू इक्वलिटी आता है। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल आता है। तो 14 से लेकर जो 18 तक आर्टिकल आते हैं वो आते हैं राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम। क्या आता है बच्चों? राइट टू फ्रीडम आता है। और ये 19 आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसके अंदर आते हैं। नंबर थर्ड जो है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की अगर हम बात करें, आर्टिकल 23 से लेकर 24 आता है। नंबर 4 आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आप चाहे हिंदू बनो, चाहे मुस्लिम बनो, चाहे सिख बनो, जो भी है आपको राइट है। 25 to 28 जो है ये राइट टू फ्रीडम आता है। नंबर 5 जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 29 to 30 जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं। और नंबर 6 अगर हम बात करें, जो 6 इम्पॉर्टेंट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये अलाउ करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 32 आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है,
व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? अभी मैंने बताया आपको 21 भी बताया, तो क्या है, कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो राइट 21 आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? अभी मैंने बात किया लास्ट पे, ये बोला आर्टिकल 32 है, ये आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यहाँ पे लाए गए? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका आंसर आएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड याद रखना, आयरलैंड DPSP बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। विच आर्टिकल मेंशंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? जी हाँ, विलेज पंचायत का आज दौर है, आज पावर्स हैं, पंचायत को बहुत ज़्यादा पावर हैं। आज आपके पावर सरपंच को दिए जाते हैं, आज पावर जो हैं, आज पंच को पावर हैं, आज पावर MLA को हैं, तो हर एक को पावर हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की अगर हम बात करें, ये कौन सा आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 के अंदर आता है। द राइट टू इक्वलिटी इज़ प्रोवाइड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, सब बराबर, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी जो है ये कहता है कि सब बराबर हैं, जो हक एक गरीब का है वो अमीर का है, वो हर एक का वही है। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 जो है ये आता है राइट टू इक्वलिटी। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन की बात करें, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? तो 11th का जो आंसर आएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है इसका सही आंसर है। विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन है, वोट है, एक्सप्लोटेशन है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? जैसे हमने बात किया DPSP को आयरलैंड से लाया गया, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन यहाँ बात हो रही है पार्ट, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इसका आंसर आएगा। व्हाट डज आर्टिकल 39A प्रमोट? आर्टिकल 39 क्या प्रमोट करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहता है 39A। द आइडिया ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो 15 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 39D जो है इसका आंसर आएगा। आज कौन जा रहा है कोर्ट में, ये आप देख सकते हैं, कौन बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इक्वल वर्क तो कर रहे हैं बट इक्वल पे नहीं मिल रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। द टर्म सेक्युलर वाज डिक्लेयर्ड, the term secular was added to the preamble of the constitution by which amendment? जी हाँ, secular को ऐड किया गया, कौन सा amendment था जब इसको amendment किया गया? वो था 42, ठीक है। Which article provides for the abolition of untouchability? ये untouchability जो है इसको कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करता है abolition of untouchability? तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आर्टिकल 17 है, 17 का 17 है। थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या। देखिए ये अक्सर ये बात होती रहती है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छूत छात टच अनटचेबिलिटी। तो छूत छात का खात्मा जो है एक अहम मौजू है जो भारत के आइन में शामिल है। भारत के आइन जो आर्टिकल 317 है इसमें छूत छात को गैर कानूनी करार दिया गया है, यानी किसी भी शख्स को इसकी ज़ात पात या किसी और बुनियाद पर कमतर या हकीर समझना और इसके साथ इम्तियाजी सलूक करना गैर कानूनी है। तो अगर आपको ये पता ना हो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है तो उसको मैं आपको बताऊं कि किसी शख्स या गुरु को इसकी ज़ात या पस मंज़र की बुनियाद पर हकीर समझना या ख़ास तौर पर नीच ज़ात लोगों के साथ होता है जिन्हें माशरती तौर पर कम तर समझा जाता है। बराबरी का हक़, हर इंसान को बराबरी का हक़ मिलना चाहिए चाहे इसका पस मंज़र कैसा भी हो। माशरती इंसाफ, छूत छात का ख़ात्मा माशरती इंसाफ के क़याम के लिए ज़रूरी है ताकि हर एक को बराबर के मौके मिल सकें। मिसाल के तौर पर अगर एक दलित शख्स को एक रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोका जाए तो ये छूत छात है।
इस सूरत में आर्टिकल 70 के तहत इस अमल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह अगर कोई शख्स किसी दलित कम्युनिटी से है और उसे मुलाजमत के मौके नहीं दिए जाते तो ये भी छूत छात का एक नमूना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अंडर विच आर्टिकल कैन बी प्रेसिडेंट इम्पोज इन नेशनल एमरजेंसी। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 352 है, आर्टिकल 352 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल एमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन सा इसमें नहीं है, तो हमने पहले बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको राइट से निकाल दिया गया है। आर्टिकल 51A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डील करता है विद विच आर द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। अब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ये पता होना चाहिए कि ये जो है क्या, मतलब ये 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। देखो सबसे पहली बात ये है, जो आर्टिकल 51A है इसका मतलब है हमें कानून को पूरा फॉलो करना है, हमारे हिंदुस्तान के जो आइन है उसका वफादार रहना है और उसकी हिफाजत करना है। दूसरी बात है जो हमारी सरहदें हैं उनका दफ़ा करना है, ठीक है। खुद मुल्क की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दफ़ा करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद आता है कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जो कौमी मफादात की हिफाजत करना और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना। उसके बाद होता है जो अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी और दयानतदारी से काम करना, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करना, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना, तालीम हासिल करना, कौमी ज़बान की अहमियत करना, हिंदी और दीगर कौमी ज़बानों का एहतराम करना, ठीक है, मुल्क की सकाफ़त और का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो ये चीज़ें जो हैं ये आती हैं आर्टिकल 51 में। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म लगानी है, ऐसा नहीं है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम UCC भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मुल्क में जो भी शहरी हैं तमाम शहरियों के लिए एक ही सिविल कानून होगा, UCC एक ही कानून होगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करें, आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 ये कहता है, ठीक है, उसका राइट टू एजुकेशन इज़ ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन, जी बच्चों को पढ़ाओ, ख़ुद भी पढ़ो। तो ये आर्टिकल 21A जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो एजुकेशन को लेकर 20A आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आता है विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं है, आपको वीकर सेक्शन को भी लेकर चलना है और इसको भी ज़रा इंटरेस्ट में लेना है। कौन सा आर्टिकल जो है वो कहता है, तो आर्टिकल 46 जो है ये हमको बताता है ऐसा करना है। व्हाट डज़ आर्टिकल 19 गारंटीड। जी हाँ, आर्टिकल 19 के बारे में बता रहा है, क्या करता है। आर्टिकल 90 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी हाँ, आपको हक है बात रखने का, बात करने का, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। द फंडामेंटल राइट्स आर इनशाइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट जो है इसके बारे में बोल रहा है, कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स आर इनशाइन। तो इंशाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंशाइन की जब बात आएगी तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पार्ट थर्ड। क्या आएगा, पार्ट थर्ड इसका आंसर आएगा। कौन सा अमेंडमेंट है इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42 जो है अमेंडमेंट इसका आंसर आएगा बच्चों। कौन सा डायरेक्टिव विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो न्यूट्रिशन को लेकर, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव को लेकर कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है आता है, तो ये आता है आर्टिकल 47 के अंदर। आर्टिकल 47 के अंदर ये आता है। हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन होता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है सुप्रीम कोर्ट।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोनॉमस काउंसिल टू एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज इन असम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, असम भी जो है वो सुर्खियों में रहता है, तो 244 जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर तौर पर ये क्वेश्चन देखा गया है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो आर्टिकल 32 जो है इसका आंसर आएगा। विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेन। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी ए वेलफेयर स्टेट। कौन सा है जो डिक्लेयर करता है टू बी ए वेलफेयर स्टेट। तो 32 का आंसर आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। विच आर्टिकल emphasize that primary education should be made free and compulsory। जी हाँ, प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल 45 भी है, और इसमें एक और चीज़ है 21A भी कहता है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। व्हाट डज आर्टिकल 50 स्टेट अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये इसका आंसर आएगा। हु हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको पावर है अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पार्लियामेंट को पूरे हक होता है कि वो कर सकता है, लोगों की आवाज़ सुन के कानून बना सकता है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 होता। आपने सुना होगा इस्तेसाल भी आपने सुना होगा, और आपने एक और शोषण के बारे में भी सुना होगा। हिंदी में शोषण कहते हैं और उर्दू में इस्तेसाल कहते हैं। तो क्या है कि जब हमारे हिंदुस्तान के कानून में एक अहम बुनियादी हक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इस्तेसाल कहते हैं। ये हक ख़ास तौर पर उन लोगों की हिफाजत करता है जो मुख्तलिफ़ इक़साम के इस्तेसाल का शिकार होते हैं। जैसे हम मज़दूर की बात करें, बच्चे और कमज़ोर तबके के लोग जो होते हैं, तो इसमें क्या है आर्टिकल 23 क्या आता है। ये आर्टिकल इंसानी तजारत जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जबरी मशक्क़त फोर्सड लेबर के ख़िलाफ़ है। यानी कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को बेच नहीं सकता या जबरन काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ से आपको समझ आया होगा कौन सा आर्टिकल है। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो हमें ये कहने को कहता है। तो ये आर्टिकल 51 है। ओके, उसके बाद आता है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो फंडामेंटल राइट कौन से कंट्री से लाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएसए से लाया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ जो है देख के इंसान सीखता है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 39 का जो आंसर आएगा वो आएगा 12। कितने हैं 12 जो है इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज सिस्टम। तो 73rd अमेंडमेंट आगे भी एक और चीज़ देखते हैं आप 1992। Which article mentions the promotion of economic and educational interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 46। क्या आएगा आर्टिकल 46 इसका आंसर आएगा। Which part of the Indian Constitution has been described the मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार देखा गया है। पार्ट 3 आता है और फंडामेंटल राइट है ये आता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को कहते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं। कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 343 क्या है आर्टिकल 343 आता है, और आप आर्टिकल 35(1) को भी पढ़ोगे तो ये भी हिंदी लैंग्वेज को करता है प्रमोट। ठीक है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा केस था। तो ये केशवानंदा भारती केस जो था ये इसका आंसर आएगा। पढ़िएगा इसके केस के बारे में भी किस तरह से हुआ।
कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे कहते हैं राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़? जी हाँ, तो ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट जो है एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 46 का आंसर जो आएगा वो आएगा 42 अमेंडमेंट, ठीक है ना। 47 क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज़ ए यूनियन स्टेट? जी हाँ, कौन कहता है? तो ये कहता है पार्ट नंबर 1। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे वाज है, आप समझ गए होंगे कि उस टाइम की बात हो रही है, तो वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ये हम शायद पढ़ भी चुके हैं, तो चलो रिवाइज हो जाएगा। 19A 1A जो है इसका आंसर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? जी हाँ, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से लिया गया था? ये लिया गया था बच्चों फ्रांस से। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में 14 आर्टिकल कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 कहता है एबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है एबॉर्शन ऑफ टाइटल्स। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों राइट टू फ्रीडम, हम रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22 है A22। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, रिजाइड, मूव, प्रोफेशनल। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन मैंने अभी बताया, आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, फोर्सड लेबर 23 में है। 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। उसके बाद आता है बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये हमने बात की 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। तो इसमें 25 में क्या आता है ये भी आप देखिएगा। कल्चर में आता है 29, 30 और आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चन लाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हो कि आप मैं लेकर आऊँ, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट मुझे नहीं कर रहे हैं, और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको लाइक और शेयर भी ज़रूर बनता है।